हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग ग्रामर का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। टॉपिक का नाम है हमारा सिंथेसिस। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है ग्रामर में, और ये सिंथेसिस सीखना जानना बड़ा ही अनिवार्य माना जाता है। तो चलिए हम इस सिंथेसिस के बारे में जानें। तो पहले इसका अर्थ क्या होता है। सिंथेसिस का हिंदी में समझ लीजिए संयोजन। जैसा कि आप जानते हैं संयोजन का मतलब होता है जोड़ देना, कंबाइन कर देना। तो पहले हम इसकी परिभाषा देखते हैं कि परिभाषा क्या है। सिंथेसिस की परिभाषा क्या है। सिंथेसिस मीन्स द कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर सेंटेंसेस इनटू वन न्यू सेंटेंस। आप समझ गए कि सिंथेसिस दो या दो से अधिक जो सेंटेंसेस हैं उनके कॉम्बिनेशन को, उनके संयोजन या जोड़ देने की प्रक्रिया को ही सिंथेसिस कहते हैं। तो अब सवाल ये आता है कि हम आखिर सिंथेसिस की प्रक्रिया क्यों करनी पड़ती है, इसकी आवश्यकता क्या है। तो आप यूँ समझ लीजिए कि किसी भी भाषा को बोलने के लिए, उसकी खूबसूरती के लिए हमें वाक्यों को जोड़ना होता है। तो वाक्य को अगर नहीं जोड़ेंगे तो छोटे छोटे वाक्यों के टुकड़े टुकड़े में बोलना, तो दो तरीके से उसमें गड़बड़ी आती है। एक तो एक होता है ये कि बार बार रिपीटेशन होता है, नाउन या प्रोनाउन का रिपीटेशन होता है। फिर वाक्य जो है भद्दे दिखने शुरू हो जाते हैं, प्रतीत होते हैं। एक्सप्रेशन हम लोगों का सही नहीं हो पाता है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एग्जाम्पल हमने दिया हुआ है। मान लीजिए कि छोटे छोटे टुकड़े हैं हमारे। राम स्कूल से आया, राम ने खाना खाया, राम खेलने चला गया। देखिए तीन सेंटेंस है जो कि टुकड़े टुकड़े में है, छोटे छोटे वाक्य हैं, टुकड़े टुकड़े में है, इसलिए बार बार रिपीटेशन हो रहा है इसका। राम आया, राम खाया, राम खेलने चला गया, यानी कि बार बार रिपीटेशन हो रहा है। लेकिन अगर इसको हम संयोजित कर दें, उसको कंबाइन कर दें, तो बड़ा खूबसूरत जो है लैंग्वेज बन जाएगी। एक सेंटेंस बन जाएगा। जो तीन सेंटेंस है उसको हम कंबाइन करके एक बना देंगे। तो देख रहे हैं आप यहाँ पे कंबाइन करके, राम स्कूल से आया और खाना खा करके खेलने चला गया। ये वाक्य कितना खूबसूरत हो गया, एक्सप्रेशन इसका बहुत अच्छा हो गया। इसी को और दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं हम। स्कूल से आकर राम ने खाना खाया और खेलने चला गया। तो आप देख सकते हैं कि छोटे छोटे जो वाक्यों के टुकड़े करने, जो टुकड़े हैं उनको जोड़ करके हम भाषा को खूबसूरत बना सकते हैं और अपने बात को स्पष्ट रूप से खूबसूरत ढंग से प्यारे स्टूडेंट्स, देखिए हमें सिंथेसिस की जो प्रक्रिया है उसको समझने के लिए कुछ महत्वपूर्ण बातों को पहले ही जानना जरूरी होता है। क्योंकि सिंथेसिस जब हम पढ़ते हैं तो हमें और भी चीज़ों की जानकारी होना चाहिए, और हम और सारी चीज़ों की भी जानकारी लेंगे। इसमें कि पहला हमारा जिसका अध्ययन करना हमें वो है क्लॉज। क्लॉज का अध्ययन हमें करना होगा, क्लॉज की जानकारी लेनी पड़ेगी। क्लॉज का मतलब होता है उपवाक्य। उपवाक्य अभी हम इसको क्लियर करेंगे इस डिफिनेशन के माध्यम से। फिर और दूसरी चीज़ हमें पढ़ना होगा काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस अकॉर्डिंग टू देयर क्लॉज स्ट्रक्चर, यानी कि क्लॉज स्ट्रक्चर पर आधारित कुछ सेंटेंस को विभाजित किया गया है, अलग अलग नाम दिया गया है। तो अकॉर्डिंग टू क्लॉज स्ट्रक्चर कितने तरह के हमारे सेंटेंस होते हैं तो हम ये जानेंगे। तो चलिए पहला जो स्टेप हमारा है सिंथेसिस की प्रक्रिया में, जो पहला हमारा स्टेप है वो क्लॉज की जानकारी लेना। तो क्लॉज की पहले हम डेफिनेशन समझ लें कि क्लॉज का डेफिनेशन क्या होता है। क्लॉज का डेफिनेशन है, क्लॉज इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स फॉर्मिंग पार्ट ऑफ ए सेंटेंस एंड कंटेनिंग अ सब्जेक्ट एंड ए प्रेडिकेट। करें कि शब्दों का वह समूह, ग्रुप ऑफ वर्ड्स फॉर्मिंग पार्ट ऑफ ए सेंटेंस, किसी वाक्य का एक अंश या भाग को निर्मित करता है। वैसे शब्दों का समूह जो किसी वाक्य का एक अंश को निर्माण करता है। एंड कंटेनिंग अ सब्जेक्ट एंड ए प्रेडिकेट, और जिसमें कम से कम एक सब्जेक्ट और प्रेडिकेट जरूर होगा। तो जैसा कि आप जानते हैं कि किसी भी सेंटेंस में
किसी भी वाक्य में, चाहे वो हिंदी का वाक्य हो चाहे वो अंग्रेजी का वाक्य हो, तो एक सब्जेक्ट यानी कि कर्ता और प्रेडिकेट यानी कि विधेय जरूर होगा। बिना सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के कोई सेंटेंस नहीं हो सकता है। तो इस तरह से आपको लग रहा होगा, ऐसा आप कह सकते हैं कि क्लॉज कुछ नहीं बल्कि एक सेंटेंस भी है, अर्थात सेंटेंस इज ऑलवेज ए क्लॉज, और क्लॉज सेंटेंस पूरा का पूरा हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो चलिए क्लॉज के बारे में हम ये जानकारी लेते हैं कि किस तरह के क्लॉजेस होते हैं। तो ग्रामर के अनुसार हमारे 2 क्लॉजेस हैं और इन्हीं 2 क्लॉजेस से हम सेंटेंस का निर्माण करते हैं। तो पहला जो हमारा क्लॉज है वो है प्रिंसिपल क्लॉज। प्रिंसिपल क्लॉज, इसको ही हम मेन क्लॉज भी कहते हैं, मेन क्लॉज भी कहते हैं। दूसरा है सबऑर्डिनेट क्लॉज, सबऑर्डिनेट क्लॉज, या इसको हम डिपेंडेंट क्लॉज भी कहते हैं। डिपेंडेंट क्लॉज भी कहते हैं। प्रिंसिपल क्लॉज को हम मेन क्लॉज भी कह सकते हैं, इंडिपेंडेंट क्लॉज भी कह सकते हैं। उसी तरह से सबऑर्डिनेट क्लॉज को हम डिपेंडेंट क्लॉज भी कह सकते हैं। अर्थात हम एक उदाहरण के माध्यम से ये बात समझने का प्रयास करेंगे। एग्जाम्पल, Sita says that she is a girl। अब जरा यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर 2 क्लॉजेस मिलकर के एक सेंटेंस बना हुआ है। इसमें हम देख सकते हैं कि ये दैट कंजक्शन है और इस कंजक्शन के हेल्प से हम 2 सेंटेंसेस को जोड़ करके, जिसमें कि एक मेन क्लॉज है, 2 क्लॉजेस को जोड़ करके एक डिपेंडेंट क्लॉज है और दैट के माध्यम से हमने जोड़ा है और एक पूरा का पूरा सेंटेंस बनाया है। तो ये जो हमारा है इसको हम कहते हैं प्रिंसिपल क्लॉज। इसको कहते हैं मुख्य उपवाक्य। ये भी चूंकि सेंटेंस का एक भाग है, लेकिन मुख्य उपवाक्य इसलिए है कि ये अपने अर्थ को प्रकट करने के लिए किसी और शब्द या किसी भी सेंटेंस पर अपना वो आधारित नहीं है, डिपेंडेंट नहीं है। लेकिन यहाँ देखिए कि यहाँ जो दूसरा सेंटेंस है, पहले का तो आपने देखा कि सीता से, सीता कहती है, ये संपूर्ण है, एक सब्जेक्ट भी है, एक प्रेडिकेट भी है। इसको अपने अर्थ को प्रकट करने के लिए किसी भी तरह की कोई सहायता नहीं लेनी पड़ी। दैट सी इज ए गर्ल। अब इसका जरा अर्थ आप हिंदी में समझिए कि इसका अर्थ क्या होगा। दैट का मतलब यहाँ पर होगा कि सी इज ए गर्ल, कि वह लड़की। अब कि वह लड़की है, कभी भाषा में कि वह लड़की है खाली इतना बोले तो इससे क्या अर्थ स्पष्ट होता है? किसी भी तरह का कोई भी अर्थ स्पष्ट नहीं होता है। लेकिन अगर हम सिर्फ इस दैट को हटा दें, इस दैट को रिमूव कर दें, सी इज ए गर्ल, तो ये संपूर्ण वाक्य हो गया। लेकिन हमने कंजक्शन के द्वारा उसको जुड़ा हुआ है, दैट लगा हुआ है, इसलिए वो अपने अर्थ को प्रकट करने के लिए इस पर डिपेंड रहना पड़ रहा है, यानी कि मेन क्लॉज पर डिपेंड रहना पड़ रहा है। अर्थात अगर ये दैट रहेगा तो ये सबऑर्डिनेट क्लॉज बनेगा और ये मेन क्लॉज की हेल्प से एक अपना अर्थ स्पष्ट करेगा। अर्थात सीता से, सीता कहती है कि वह एक लड़की है। तो पूरा का पूरा सेंटेंस जो है सबऑर्डिनेट क्लॉज का जो अर्थ है स्पष्ट हो जाता है।
तो आप लोग समझ लीजिए कि मेन क्लॉज किसी पर भी आधारित नहीं है, किसी भी पार्ट पर आधारित नहीं है अपने अर्थ को स्पष्ट करने के लिए, जबकि सबऑर्डिनेट क्लॉज अपने अर्थ को प्रकट करने के लिए मेन क्लॉज पर डिपेंड है। दूसरा एग्जाम्पल हम लेते हैं, सी सेड दैट सी वाज इन नीड ऑफ मनी। आप फिर देख सकते हैं कि ये दो सेंटेंस को कंबाइन किया गया है, जिसमें कि एक सबऑर्डिनेट क्लॉज है और एक जो है मेन क्लॉज है। स्पष्टता सी सेड उसने कहा मेन क्लॉज है, और दैट के बाद जो भी हमारा सेंटेंस है वो सबऑर्डिनेट क्लॉज है। जरा आप सबऑर्डिनेट क्लॉज के अर्थ पर फिर से ध्यान दीजिए। दैट सी वाज इन नीड ऑफ मनी, इसका हिंदी में अर्थ होता है कि वह पैसे की आवश्यकता में थी, जरूरत में थी। यहाँ जो की जोड़ करके एक बहुत बड़ा गड़बड़ी पैदा कर रहा है। अगर ये की नहीं होता तो वो सबऑर्डिनेट क्लॉज नहीं होता, लेकिन इस की के चलते इस पूरे सेंटेंस का अर्थ स्पष्ट नहीं हो रहा है कि आखिर ये इसका अर्थ होगा क्या। तो फिर हम आते हैं यहाँ पे सी सेड, ये हमारा मेन क्लॉज है, और उसकी सहायता से जब हम पूरे सेंटेंस को पढ़ते हैं ये बात उजागर हो जाता है, जाहिर हो जाती है। सी सेड दैट सी वाज इन नीड ऑफ मनी, उसने कहा कि वह पैसे की आवश्यकता में थी, जरूरत में थी। तो हमारे जो प्यारे स्टूडेंट्स हैं, मैं आप लोगों को मैं यहाँ तक मैं आपको छोड़ता हूँ। फिर अगली वीडियो में मैं आपको और विस्तृत रूप से लेकर के चलने का प्रयास करूँगा। अभी बहुत सारी कुछ जानकारी लेना है, जैसे कि अभी हमारे जो सेंटेंसेस हमारे कितने होते हैं क्लॉज स्ट्रक्चर पर आधारित। तो पहले ही मैं बता दूं कि सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स और मिक्स सेंटेंसेस 4 तरह के क्लॉजेस होते हैं, लेकिन इनके बारे में हम 4 तरह के जो सेंटेंस हैं, सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स एंड मिक्स्ड जो सेंटेंसेस है, इसके बाद में हम अध्ययन करेंगे अगली वीडियो में। तो तब तक के लिए हम आप लोगों से विदा लेते हैं।